नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडियन रिजर्व बैंक हैज रिएक्टेड वेरी शार्पली विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन बैंक्स इन इंडिया। हाल ही में क्या हुआ, यूरोपियन बैंक्स ने आरबीआई से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमें जो स्ट्रिक्ट यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस हैं उनसे बचाइए, लेकिन इंडिया ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि हम इस चीज को लेकर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नियम यूरोपियन यूनियन ने ही बनाए हैं, तो आपको उनसे ही बात करनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है, आरबीआई हैज पुट द ओनस ऑन यूरोपियन बैंक्स टू रिजॉल्व स्टेलमेट विद एस्मा। एस्मा यूरोपियन यूनियन का सिक्योरिटी मार्केट्स का रेगुलेटर है और आरबीआई ने कहा है कि आपको उनसे ही बात करनी पड़ेगी। आप लोग यहां पे देख पाएंगे आरबीआई का स्टैंड इज वेरी क्लियर। द न्यू रूल्स विच हैव बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। हमने इन रूल्स को जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया था। दे डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया बट दे हैव एमिनेटेड फ्रॉम जुरिस्डिक्शंस एंड कंट्रीज वेयर दीज एमएनसी बैंक्स आर हेडक्वार्टर्ड। यानी कि जहां पे इन एमएनसी बैंक्स के मुख्यालय हैं उसी जुरिस्डिक्शन से ये वाले नए नियम आए हैं, तो आपको जो है उनसे ही जाकर के इन चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा विद देयर रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज टू फाइंड अ वे आउट। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहां पे दिया गया है। बात करेंगे पूरी कहानी एग्जैक्टली यहां पे क्या है, किस वजह से आरबीआई ने इतना ज्यादा शार्पली और इतना स्ट्रिक्टली रिएक्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू द यूरोपियन यूनियन बैंक्स। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, कहानी शुरू हुई थी इस महीने की शुरुआत में, नवंबर 4 की खबर आप लोग यहां पे देख पाएंगे। यूरोपियन यूनियन का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, जिसको कि हम लोग एस्मा के नाम से जानते हैं, यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, जैसे भारत में सेबी और आरबीआई है वैसे यूरोपियन यूनियन में एस्मा आता है। इसके द्वारा 6 इंडियन काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये काउंटर पार्टीज बेसिकली क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होती हैं जो कि किसी बाहर का जब कोई भी बैंक आकर के इंडिया में यहाँ पे ट्रेडिंग करता है या फिर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड्स करने का प्रयास करता है, तो सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं वो इन काउंटर पार्टीज के माध्यम से क्लियर करवाई जाती हैं। ये वाली जो 6 काउंटर पार्टीज थी जो कि डिस्क्वालीफाई करी गई थी, यहां पर सीसीआईएल है, देन आईसीसीएल है, देन एनएससीसीएल है, देन एमसीएक्ससीसीएल है, उसके बाद यहां पे आईआईसीसी और एनएससी का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है दैट इज एनआईसीसीएल, इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। रीजन फॉर डी रिकॉग्निशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, रीजन जो एस्मा ने दिया था, उन्होंने कहा था कि देयर आर no cooperation arrangements between the ESMA and the Indian regulators, namely the RBI and the SEBI, और इसीलिए हम लोग इनको यहां पे डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो यहां पर ये डिस्क्वालिफिकेशन करी गई थी, इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट था ये किसी और के ऊपर नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के बैंकों के ऊपर ही पड़ा था जिन्होंने अपनी ब्रांचेस इंडिया में ओपन करी हुई थी। क्यों? बिकॉज ये वाली जो नई रेगुलेशंस थी इसके मायने ये थे कि जो यूरोपियन यूनियन के बैंक्स इंडिया में हैं वो अब इंडियन क्लियरिंग हाउसेस के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यहां पर इनको प्रॉब्लम इसलिए आई बिकॉज ये वाले जो बड़े बड़े बैंक्स थे जो इंडिया में फंक्शन कर रहे थे, इनके जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का व्यापार था उसके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लग जाएंगी और मान लीजिए इनको इंडियन क्लियरिंग हाउसेस के साथ काम करने की अनुमति नहीं मिलती है तो उस केस में जो इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है ट्रेड्स कैरी आउट करने के लिए वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो ईयू बैंक्स थे वो काफी नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे थे, विच इंक्लूडेड द फेमस डॉयशे बैंक, देन द सोसाइटी जनरल, देन बीएनपी पारिबास, क्रेडिट स्विस। ये सारे के सारे बैंक्स थे जो कि यहां पे काफी खराब तरीके से इंपैक्ट हुए थे। इस चीज को लेकर ईयू ने कहा कि क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया की क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की है तो हम लोग उन क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को ऑडिट करना चाहते हैं अंटिल अप्रैल 30, 2023। इस चीज को इंडिया ने बहुत ही शार्पली रिएक्ट किया था। इंडिया ने कहा था कि सॉरी, आपका जुरिस्डिक्शन इंडिया में नहीं चलेगा, इंडिया विल नॉट लेट यूरोप ऑडिट द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स। यहां पर आप देख सकते हैं आरबीआई एंड सेबी दोनों ही यहां पे एक्सेस शेयर करने के लिए ओके नहीं थे। इन्होंने कहा विद रेफरेंस to their jurisdiction they can take whatever decisions they want, but when their entities are operating in our jurisdiction and they want to have the same powers, that is very strange, unfair and unacceptable। इस पूरी चीज को हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर भी किया था, चाहे तो आप उसको जाकर के देख भी सकते हैं।
और क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बैंक्स बहुत ही खराब तरीके से अफेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया कि प्लीज आप लोग जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ जाकर के बातचीत कीजिए और इस पूरे के पूरे जो डेडलॉक को रिजॉल्व कीजिए। लेकिन आरबीआई हैज रिएक्टेड वेरी वेरी शार्पली। आरबीआई हैज पुट द ओनस बैक ऑन ईयू बैंक्स टू रिजॉल्व द स्टेलमेट विद एजमा, कि जो भी यहाँ पे गतिरोध है, जो भी यहाँ पे डेडलॉक है, उसको आप ही रिजॉल्व करेंगे, हम लोग रिजॉल्व नहीं करने वाले हैं। आरबीआई का स्टैंड इज वेरी वेरी क्लियर कि न्यू रूल्स जो है वो हमने इंट्रोड्यूस नहीं करे थे, दे डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया बट दे हैव एमिनेटेड फ्रॉम जुरिस्डिक्शंस एंड कंट्रीज जहां पे इन एमएनसी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो आपको उनके साथ जाकर के ही चीजों को सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। आरबीआई ने इतना शार्पली रिएक्ट इसलिए भी किया बिकॉज आरबीआई शुरू से ही डुअल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के साथ ओके नहीं है। डुअल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मतलब कि ईयू बैंक्स जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं वो कायदे से आरबीआई के जुरिस्डिक्शन में आएंगे एंड नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया ने कहा कि या तो उनको आप देखोगे या फिर हम देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आप भी आके उनकी इंस्पेक्शन करो और हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर भी वो आए। ये वाला जो डुअल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट था ये यूरोपियन यूनियन ने आज से लगभग 14 साल पहले 2008 के बाद शुरू किया था, जब रिसेशन आया था। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम लोग दुनिया में जहां पर भी हमारे बैंक्स हैं उनकी ऑन साइट इंस्पेक्शन कर सकते हैं और जाकर के हम लोग देख सकते हैं कि वहां की जुरिस्डिक्शन उन बैंकों के साथ किस तरीके से क्लियरिंग में व्यापार कर रही है। लेकिन इस रूल को लेकर आरबीआई शुरू से ही इस चीज को अनएक्सेप्टेबल मानता है, एज इट बॉयल्स डाउन टू अ फॉरेन रेगुलेटर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी पावर इन सीसीपीज विच आर आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन। तो आरबीआई का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि आपका जुरिस्डिक्शन यहां पे नहीं है, आपका क्षेत्राधिकार यहां पे नहीं है, तो आप यहां पे काम नहीं कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस है ये कहीं ना कहीं ईयू के बैंक्स को ही अफेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन बैंक्स की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं, उनका जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो रहा है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ही इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। नाउ व्हाट इफ दिस एंटायर स्टेलमेट इज नॉट रिजॉल्व। देखिए यूरोपियन यूनियन बैंक्स का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर स्टेलमेट रिजॉल्व नहीं होता है तो उनको तो नुकसान झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो मीडियम टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। दे मे बी अफेक्टेड बिकॉज एफपीआई इनफ्लोज जो है दे माइट सफर एंड दैट माइट टेक अ हिट, जिसके चलते हमारा जो स्टॉक मार्केट में जो नंबर्स हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन क्या है? कुछ एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि मे बी आरबीआई और सेबी दे नीड टू प्रपोज अ जॉइंट इंस्पेक्शन, जिसमें कि दोनों जो यूरोपियन यूनियन का रेगुलेटर है और जो इंडिया के रेगुलेटर्स हैं ये मिलकर के इंस्पेक्शन को कर सकें, ऑडिट कर सकें, सो दैट एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जा सके जो कि म्यूचुअली अग्रीएबल हो, क्योंकि अभी जो स्टेलमेट है वो यहाँ पे सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट ये स्टेलमेट का सॉल्व होना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इंडिया ईयू के बीच में रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो बातचीत है वो दोबारा से रिज्यूम हुई है 9 साल के लंबे गैप के बाद। तो नोबडी वांट्स कि वो जो नेगोशिएशंस हैं वो यहां पे फिर से रुक जाएं बिकॉज ऑफ सच अ डेडलॉक जो कि हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग की क्या राय है आप डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, सब तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें आपको जो कॉस्ट पड़ेगी दैट इज गोइंग टू बी 30,000 रुपीज पर एनम अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका और मेरे भी आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।